आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। खटीमा कामन नदी में खनन को रोकने को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। वन बीट अधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा आंदोलन। रुद्रपुर में बिना लाइसेंस के टफन ग्लास बना रही फैक्ट्री पर भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने की छापेमारी। 38वें नेशनल गेम्स के 16वें दिन रुद्रपुर के 46वीं वाहिनी पीएससी में मिक्स महिला पुरुष स्कीट शॉट गन स्पर्धा हुई आयोजित। आग से धधका जंगल। वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम का हुआ प्रमोशन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का छोटे बच्चों ने फूलों से किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हल्द्वानी दौरा, आज देखिए पूरा कार्यक्रम। गृह मंत्री के रोड शो का किया गया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां ग्राम दिया स्थित कामन नदी में सरकार द्वारा कराया जा रहा है खनन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं इसको लेकर ग्रामवासी आक्रोशित हो गए और आक्रोश जताते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे और मामले का संज्ञान लिया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये खटीमा उप जिलाधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने हमें ये कहा कि यहाँ पानी भरता है, आपदा आती है, यहाँ रिवर ट्रेडिंग होनी चाहिए। रिवर ट्रेडिंग के लिए 300 बाई 50 मीटर की जगह चिन्हित की गई, जबकि ये मुझे लगता है कि अगर दिया गांव को ही हम सिर्फ देखेंगे तो ये कम से कम 4-5 किलोमीटर है। वो सिर्फ खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जबरन यहाँ पे खनन कराया जा रहा है। पूरे ग्रामीण सुबह से यहाँ एकत्रित हैं। जब मुझे सूचना मिली, यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ खनन हो रहा है, उस खनन से यहाँ के भूमि कटाव बढ़ेगा और सिल्ट के नाम पर यहाँ जेसीबी लगाकर आरबीएम निकाला जा रहा है। तो ग्रामीणों ने यहाँ सब बैठे हुए थे धरने पर, तो मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 300 मीटर से कैसे गांव सुरक्षित होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ खनन माफियाओं को खनन का काम देने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया है। और पूरे ग्रामीण जब इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उस नदी में हमारी ज़मीनें भी हैं, इनकी भूमिधरी ज़मीनें भी हैं, गांव की ज़मीनें भी हैं, और अगर सिर्फ 300 मीटर खोदेंगे तो उसमें एक बड़ा तालाब बन जाएगा, जहां पर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, ज़मीनें और ज़्यादा कटेंगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर आप गांव की सुरक्षा चाह रहे हैं तो वो आरबीएम निकालने की जगह उसे जहां कटान होता है उस साइड लगा दिया जाए, उससे पिचिंग करी जाए। हमारे गाँव में जब नदी है उसका नुकसान गाँव झेलता है तो उसी से पिचिंग किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन की आंखों में पट्टी बच गई है। ये खनन माफियाओं की सरकार है। जैसे पूरे जिले के चारों जिलों के जो खनन हमारे प्रदेश का रोजगार था उसे बाहर की कंपनी को दे दिया, ऐसे इस गांव में 2-3 जगहों पर जहां से ये खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो वहां ये रिवर ट्रेडिंग के नाम पे खनन करवा रहे हैं और प्रशासन खुद पार्टी बन रहा है। पहले भी एक बार रिवर ट्रेडिंग की बात हुई थी, ग्रामीणों ने विरोध किया था तो उसको निरस्त कर दिया। अगर कोई भी काम ग्रामीणों के हित में हो रहा है और ग्रामीण कह रहे हैं इससे हमारा हित नहीं होगा, अहित होगा, तो फिर सरकार क्यों इतनी प्रेस्टीज लगा रही है कि खनन होगा ही होगा? ये क्यों नाक का सवाल बना रही है, जब ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये खनन होगा तो इससे हमारी ज़मीनें और कटेंगी और हम इसका विरोध करते हैं। तो सरकार जब ग्रामीणों के हित में कर रही है तो फिर सरकार को जो है इसको कैंसिल करना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए और सारे ग्रामवासी यही चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे इतनी संख्या में यहाँ ग्रामीण सभी एकत्रित हैं और सुबह से हैं। तो हमारी ये मांग है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए। देखिए, एसडीएम साहब तो अब स्पष्ट पता चल रहा है, पहले तहसीलदार जो है धमकी दे रहे थे, फिर एसडीएम ने तो सीधे धमकी दे दी कि हम मुकदमे लिखेंगे या आप विरोध नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट जाओ अगर आपको गलत लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में गलत के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना असंवैधानिक हो गया है, अवैधानिक हो गया है? क्या खनन माफियाओं के लिए सरकार पूरी एकजुट होकर पूरी ताकत लगा रही है? ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? हमारा ये कहना है कि अगर उन्हें पीएससी को बुलाना है तो आप पीएससी बुलाइए, अगर मुकदमा लिखना है तो सबसे पहले मुझ पर मुकदमा लिखिए। मैं धरने पे सबसे आगे बैठा हूँ और मैं यहाँ ग्रामीणों के साथ हूँ। जब तक ये निरस्त नहीं होता हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि इससे अभी बीच में खनन माफियाओं की ट्राली से एक बच्चे की मौत भी हो गई, एक्सीडेंट भी हो गया। अगर कोई किसान अपने खेत से मिट्टी अपनी फाउंडेशन में डाल रहे हैं तो उसे तो एसडीएम तहसीलदार जाके चालान कर रहे हैं और यहाँ जो है खनन माफियाओं के संरक्षण के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए। ये एसडीएम साहब शायद भूल गए हैं कि धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और परमिशन लेना देना ये तो खाली औपचारिकताएं हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है।
बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और वो हम कर रहे हैं। एसडीएम साहब को जो कार्रवाई करनी हो वो कर सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र। ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत हमारे द्वारा जो रिवर को यहाँ पर दिया में कॉमन नदी को चैनलाइज किया जाता है, इसके विरोध में कुछ माननीय विधायक जी और उनके कुछ समर्थक यहाँ पर और यहाँ के ग्राम प्रधान पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में वह यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरकारी काम की बाधा है। तो मैंने पुलिस हमारे साथ है तो उनको बता दिया कि इनके विरुद्ध हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर विधायक जी का कहना है कि खनन से गांव वालों को नुकसान नहीं होगा। रिवर टर्निंग पॉलिसी के अंतर्गत रिवर को चैनलाइज किया जाता है ताकि जो नदी है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़े और वो खेतों को नुकसान ना पहुंचे। रिवर टर्निंग पॉलिसी इसीलिए। देखिए, ये जो खनन का है यहाँ पे रिवर चैनलाइजिंग के नाम पे ये ग्रामीणों को किसी को धोखा हो रहा है। यहाँ पे पहले दोनों वन विभाग और राजस्व की टीम के द्वारा संयुक्त सर्वे हुआ था, जो कि जस्ट नदी के पार जाके ख़त्म हो चुका था, जिसमें राजस्व की जगह में सिर्फ सिल्ट थी। लेकिन जो खनन माफिया हैं उन्होंने बोला कि हमें ये जगह ना जाके हमें ये आगे की जगह चाहिए, जो कि पूरा आरबीएम का क्षेत्र है। उसको इन्होंने प्रेशर डाल के जेसीबी करके इन्होंने वो दायरा 50 मीटर का और राजस्व का बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने खनन शुरू कर दिया। कल से खनन चल रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने पे उनको धमकाया जा रहा है कि हम मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमको भी भाई ग्रामीणों के साथ हम लोग भी यहाँ ग्रामीणों के साथ ही देंगे। हमेशा हम लोग गाँव के साथ में और हित में खड़े रहे हैं और हित में रहेंगे। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें एसडीएम साहब के द्वारा भी धमकाया जा रहा है कि मैं मुकदमा कर दूंगा, पीएससी आ जाएगी, पीएससी लगवाऊंगा, खनन होने दीजिए आप लोग, नहीं तो मुकदमा करेंगे। आप मुकदमा करिए, मैं मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ खनन नहीं होने दूंगा मैं। बिल्कुल खनन माफिया के द्वारा कल से नहीं, ये जब से यहाँ सर्वे चल रही है तब से प्रेशर डाला जा रहा है गांव वालों के ऊपर कि आप लोग साथ दो, नहीं दोगे तो हम ये करा देंगे, प्रशासन हमारा है, शासन हमारा है। ये इनके द्वारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से धमकाया जा रहा है इन लोगों को। आज भी आप देख सकते हैं आपके सामने ही एक भाई साहब धमकी दे रहे थे कि यहाँ हमारे प्रधान जी हैं, इनको हमको सबको मैनेज कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। एक बिचौलिया की भूमिका निभाने में लगे हैं कई लोग यहाँ पे। तो देखिए, जब तक खनन बंद नहीं होता है, ये निरस्त नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पे धरना देंगे। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के जिला मुख्यालय में वन विभाग कार्यालय के बाहर वन बीट अधिकारियों ने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जल्द मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बृहस्पतिवार को वन बीट अधिकारी वन आरक्षित संघ के जिलाध्यक्ष भोपाल सिंह रावत की अध्यक्षता में सभी वन बीट अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जैसा कि पूरे प्रदेश में इस समय वन बीट अधिकारी संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हर प्रभाग स्तर के शाखाओं के द्वारा अपनी ज्वलंत समस्याओं और ज्वलंत मुद्दों पे ये धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसमें प्रमुखतः वर्ष 2016 की नियमावली को पुनः लागू करना व अन्य राज्यों की तर्ज पे वन बीट अधिकारी को 1 स्टार देना तथा पदोन्नति प्रत्येक सत्र में प्रमुखतः होनी चाहिए। और इस आंदोलन की जो रूपरेखा पूरे प्रदेश से तय की गई है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यूं ही धरने और कार्य बहिष्कार करते रहेंगे, जिससे कि वनाग्नि काल वर्ष 2025 में काफ़ी हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारी धरती माता के श्रृंगार हैं, वो प्रभावित होंगे और यह हमारे पूरे प्रदेश के लिए। रुद्रपुर में बिना लाइसेंस के टफन ग्लास से बना रही फैक्ट्री पर भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। टीम की छापेमारी से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम को मौके पर टफन ग्लास बनाते हुए पाए गए, जिसमें टीम द्वारा सभी टफन ग्लास को कब्जे में लेते हुए फैक्ट्री को सीज किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो हमारे देश की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है और वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो इनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स को भारत सरकार समय समय पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करके मैंडेटरी करती है। तो मैंडेटरी करने का मतलब है बिना BIS से लाइसेंस लिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते, ना ही बेचे जा सकते हैं। तो उनमें से एक प्रोडक्ट है जो टफन ग्लास है एज़ पर IS 2553 पार्ट 1। तो इसको भी भारत सरकार द्वारा मैंडेटरी किया गया
2020 में ऑर्डर आया जिसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट 2023 थी। तो अप्रैल 23 के बाद से अगर कोई भी बिना आईएसआई मार्क के टफ एंड ग्लास बना रहा है तो वो एक जुर्म है एज़ पर BIS एक्ट। तो इसमें हमने यहाँ पर कार्रवाई करी, हमें लगभग 150 के आसपास यहाँ पर टफ एंड ग्लास मिले और ये फर्नेस भी जब हम लोग आए थे तो चालू थी। और इन सभी ग्लासों को हम सील करेंगे और BIS एक्ट 2016 के हिसाब से इस पर केस दर्ज होगा। हाँ, बिना आईएसआई मार्क के बनाना तो वो गलत है। प्रोसेस जो भी ये फॉलो कर रहे हो उसकी जब तक क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हुई तो वो हम कह नहीं सकते कि वो प्रोडक्ट सही बना है या नहीं बना है। तो क्वालिटी टेस्टिंग के लिए ही आप लोग BIS से लाइसेंस लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उसको सर्टिफाई करते हैं। सर आपका क्या नाम हो? मेरा नाम श्याम कुमार है, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ और देहरादून शाखा कार्यालय में अभी कार्यरत हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 38वें नेशनल गेम्स के 16वें दिन रुद्रपुर के 46वीं वाहिनी PSC में मिक्स महिला पुरुष स्कीट शॉटगन स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें 6 टीमों में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली के 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्वालिफाइड राउंड में टॉप 4 में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने जगह बनाई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नेशनल गेम 38 आप लोगों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के जन जन के सहयोग से आज अपनी सफलता के आज अंतिम पायदान की ओर आ चुका है। निश्चित रूप से ये आयोजन अपने आप में हम सब लोगों ने देखा है और सब लोगों के जो बाहर से आने वाले हमारे, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे हमारे अन्य लोग हैं या स्टाफ है, सब ने जो है इस आयोजन को लेकर जो अपने व्यूज़ दिए हैं वो अपने आप में हम सबको, हमारे उत्साह को बढ़ाता है। रही बात कि ये 38 नेशनल गेम चूँकि कल 14 तारीख को अपने समापन के अंतिम दिन में होगा और इसका समापन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। निश्चित रूप से उस समापन के बाद में हम लोगों ने ये तैयारी कर रखी कि हम किस प्रकार से लेगेसी प्लान लेके हम आने वाले समय में जिस हम ये शॉटगन रेंज में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारा कैसे जीवंत रहे, वेलोड्रम हमारा कैसे हमेशा संचालित रहे, हमारे मल्टीपर्पज़ हॉल किस प्रकार से संचालित रहे, हमारा गोलापार स्टेडियम किस प्रकार से संचालित रहे, फुटबॉल अद्भुत वहाँ पर हुआ है। तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं और हम लोग पूरे उसके लिए हम लोगों ने रूपरेखा तैयार करी है। मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले समय में लगातार हम इवेंट भी देखते रहेंगे। आने वाले समय में ये जो संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं वो हमारे खिलाड़ियों को समर्पित है, यहाँ लगातार काम भी रहेंगे। और सबसे इन सब से भी आगे बढ़ते हुए जो मैंने बहुत पहले कहा था कि हम उत्तराखंड का जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हमारा संकल्प है उसे भी हमें शिखर तक पहुंचाना है, जो बहुत ही जिसका एक्ट तो बन चुका है लेकिन जिसका अभी भूमि हस्तांतरण यानी कि जिसको भवन के रूप में अभी परिवर्तित होना है, तो वो भी प्रक्रिया जो है हम तेजी करेंगे ताकि यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोलापार में खुले, ताकि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उससे कनेक्ट होते हुए लगातार मूवमेंट में बना रहे, इसकी हमेशा जीवंत मॉडल में बना रहे। तो ये हम लोग लगातार अभ्यासरत हैं और भविष्य में यही जो संस्थान है, इन्हीं संस्थानों को में हम इंटरनेशनल मैचेस कराने के और आई एम अ पार्ट ऑफ द इंडियन शूटिंग टीम एंड आई प्ले स्कीट शॉटगन। उत्तराखंड में पहली बार ये शूटिंग प्रतियोगिता हुई है, आपने एज ए टीम गोल्ड मेडल जीता है, तो क्या आपका मतलब कहना है, क्या एक्सप्रेशन क्या रहेंगे आपके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट गोल था एज अ मिक्स टीम। हमने काफी मिक्स टीम मैचेस इकट्ठे खेले, तो ये गुड एक्सपीरियंस था। जहां हमें वर्क करना है हम उस पर वर्क करेंगे एंड होपफुली इवन बेटर परफॉर्म करेंगे। तो इस अचीवमेंट के लिए आप किसको आप इंस्पायर्ड किससे थे और किसको आप श्रेय देंगे? I think I'm inspired to I think I'm inspired by a lot of international shooters, जैसे एक ओलंपियन है ईशान बोलने वाली विंसेंट हैनकॉक। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम, सो मेरा गोल है कि मैं वहां तक पहुंचूं और ट्राई टू बी एज गुड एज हिम। तो अगला टारगेट आपका क्या रहेगा? आपने नेचुरल में तो गोल्ड ले लिया है ये, और नेक्स्ट टाइम आपका क्या है कि जो आपका एम है उसे अचीव करने के लिए? अभी मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रही हूँ अर्जेंटीना एंड पेरू। मेरा एम है कि आई परफॉर्म बेटर देयर एंड वर्क ऑन माय फाइनल्स एंड इंप्रूव। हमारा ब्रॉन्ज आया है, ब्रॉन्ज पहली बार गोल्ड है। हाँ जी। मेरा नाम ईशान सिंह लुब्रा है और आई शूट स्कीट एंड आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन शूटिंग टीम। कौन सी टीम थी आपकी? हरियाणा टीम थी।
हरियाणा के लिए आपने गोल्ड जीता है नेशनल लेवल पे, हाँ जी। आप उसको श्रेय किसको देंगे और भविष्य के लिए आपका क्या एम रहेगा? श्रेय जी हमारी फेडरेशन को भी है, हमारे कोचेस को भी है और हमारे पेरेंट्स को भी है एंड ईच अदर एक दूसरे को भी है और एक दूसरे के लिए हम जहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ पे आए और हमारा फ्यूचर गोल तो यही है जी भी देश का नाम रोशन करे, बाहर जहाँ भी खेले वहाँ पे मेडल्स आए और बढ़िया परफॉर्मेंस है। उत्तराखंड में पहली बार शूटिंग प्रतियोगिता हुई है, तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी जाके और भी तैयारी करेंगे, आगे कॉम्पिटिशन आएंगे उनकी भी तैयारी करेंगे, यहाँ से जो सीखा है उसको तैयार करेंगे और अच्छा करेंगे। आपने डिफरेंट शूटिंग रेंज में फायरिंग करी है आपने शूटिंग में, उत्तराखंड में पहली बार ये शूटिंग रही। इस शूटिंग रेंज के बारे में आपको क्या कहेंगे? इस शूटिंग रेंज पे जी ये अभी इट्स लाइक वेरी विंडी रेंज और बढ़िया रेंज है, मजा आता है यहाँ पे चला के। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड रेंज और कई टारगेट्स यहाँ पे देखने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है बिकॉज ऑफ द ट्री लाइन पीछे, बट इट्स अ गुड रेंज। गर्मी बढ़ने के साथ साथ चंपावत जिले में जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गुरुवार शाम को जिले के बाराकोटे क्षेत्र के लड़ीधुरा के जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने काफी बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वनकर्मी काली कुमाऊं रेंजर राजेश जोशी के निर्देश पर वनबीट अधिकारी रमेश भट्ट के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे, जहां वन कर्मियों के द्वारा 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जंगल की आग पर काबू पाया गया। संवाददाता लक्ष्मण विज की रिपोर्ट। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर आ रही है। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम का प्रमोशन किया गया है। 2001 बैच के आईएएस मीनाक्षी सुंदरम बनी प्रमुख सचिव। सरकार ने आईएएस को सेवा अवधि में कुछ महीने की शिथिलता देते हुए प्रमोशन का आदेश किया जारी। समय से पहले प्रमोशन का तोहफा अब उत्तराखंड में 3 प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और एल. फेनई भी हैं प्रमुख सचिव। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में 14 फरवरी को मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा शिरकत किए जाने के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के उपरांत देर शाम अपने गृह क्षेत्र खटीमा के नगला तराई पहुंचे तो वहां हेलीपैड पर एकत्रित छोटे बच्चों के द्वारा मुख्यमंत्री का फूल भेंट कर स्वागत किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 3:10 पर बरेली एयरपोर्ट से प्रस्थान कर 3:40 पर आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी पहुंचे, जहां से गृह मंत्री अमित शाह कार द्वारा प्रस्थान कर 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलापार पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो देखिए, जो पूरा लगता है वो एक मानक के अनुसार जो डिप्लॉयमेंट चार्ट बनता है तो फोर्स गढ़वाल रेंज से भी दिया गया है। इसके अलावा 4 कंपनी जो केंद्रीय पैरामिलिट्री बल है वो भी बाहर बैरियर्स पे, आउटर बैरियर्स पे रहेगा ड्यूटी पे। तो और अधिकांश फोर्स कुमाऊं परिषद से है, बट गढ़वाल से भी और कुछ अधिकारी जो डिफरेंट पॉइंट्स के प्रभारी रहेंगे, ड्यूटी पॉइंट्स के, उनको पुलिस मुख्यालय द्वारा दिया गया। 38 नेशनल गेम्स का जो कल समापन समारोह कल है, उसमें आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्टेडियम में आए थे, उनकी ओर से भी समीक्षा हुई है। उससे पहले एक मेरे स्तर से, मंत्री जी के स्तर से भी इसकी समीक्षा हुई है। तो कल का जो कार्यक्रम है उसमें एक तो जो हमारा ट्रैफिक प्लान है, पार्किंग की व्यवस्था है और यहाँ पे जो स्टेज आइटम्स हैं, अभी उसका मिनट टू मिनट रिहर्सल हमने देखा, बैठने की व्यवस्था, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, साथ ही जो अन्य जनपदों से भी यहाँ पे हमारी ऑडियंस अलग अलग जगहों से आ रही है, उनके बैठने का और उनका ट्रैफिक प्लान, इससे पे डिटेल में चर्चा हुई है और इसकी दिन में एक मॉक ड्रिल भी हुई है। तो उसी को अब लास्ट मिनट में कहीं पे अगर कुछ चीजें हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है और एक अच्छा फंक्शन कराने का पूरा प्रयास होगा। तो स्टेडियम की 13,000 तो है ही, कुछ बफर भी आप लगा दें जो ऑडियंस में होंगे और कुछ साइड में भी बिठा दें, कुछ अतिरिक्त सोफे भी हम लगा रहे हैं। 15,000 के आसपास हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये
क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर आज दोपहर हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके हल्द्वानी आगमन को लेकर नगर निगम द्वारा तिकोनिया चौराहे से लेकर गोला पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक आयोजित रोड शो में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। नगर निगम द्वारा जगह जगह पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गृह मंत्री के स्वागत के लिए तैनात किया गया है। वह पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा पहनकर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सकते हैं आज हमारे यहाँ हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भी हमारे शहर में आ रहे हैं। उसको लेकर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। जगह जगह यहाँ के विभिन्न संगठन स्वागत के लिए उत्सुक हैं। उसी की तैयारियां अभी चल रही हैं यहाँ पर, और लोग उनके स्वागत के लिए तिकोनिया से लेकर स्टेडियम तक जगह जगह एकत्रित हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।